very obvious. The people are here distressed. Give it to people who actually can do something, okay, and just leave the country because this is enough. उत्साही लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की। उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस के गोलों से हुआ, लेकिन लोग हिंसक हो गए। आंसू गैस के जवाब में लोगों ने पथराव किया। दोनों तरफ के लोग घायल हुए और प्रदर्शन जारी रहा। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा के घर के ठीक बाहर करीब 1000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। ये नाराज हैं, गुस्सा है, पावर कट्स को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर और डिमांड और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना पद छोड़े। हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि श्रीलंका में अचानक से इतना इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे बढ़ गया, इतना इन्फ्लेशन कैसे हो गया, और ये जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जानना हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम न्यूज़ या अखबारों में पेट्रोल डीजल के भाव में अगर 2 या 3 रुपीज़ का भी बढ़ाव देखते हैं तो गवर्नमेंट को दोष देने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाते। हमारी गवर्नमेंट को अदर डेवलप कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करने लगते हैं और हमारी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने लगते हैं। तो इस वीडियो से हमें जानने मिलेगा एक पूरा देश चलाना कोई आम बात नहीं है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हालत कितनी ख़राब हो सकती है ये हमें श्रीलंका जैसी कंट्री से पता चलता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ है एक पॉलिटिकल फैमिली, यस, राजपक्सा फैमिली, जिसके एक नहीं 9 फैमिली मेंबर्स सरकार चला रहे हैं। महिंदा राजपक्सा 2005 से 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके अंडर श्रीलंका ने चाइना से बहुत फंडिंग उठाई है। आज गोटाबया राजपक्सा श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने खुद प्रेसिडेंट बनते ही अपने बड़े भाई महिंदा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। चमल राजपक्सा जो इरिगेशन मिनिस्टर है और उन्हीं के बेटे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और हद तो तब हो गई जब उनके एक और भाई बसिल राजपक्सा को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, जिनको लोग मिस्टर 10% के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में वो 10% पैसा खाते हैं। एक इंसान और एक फैमिली के पास इतनी ज़्यादा पावर होना एक डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। श्रीलंका में ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि जितना पैसा वो कमाते हैं उससे ज़्यादा उन्होंने बोरो किया है। आज बेसिक चीज़ें खरीदने तक श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं हैं। उनके फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ 1.93 बिलियन डॉलर्स है, और उनको इस साल 8.6 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं। आज श्रीलंका में चावल 290 रुपये किलो, चीनी 290 रुपये किलो, मिल्क पाउडर 400 ग्राम के 790 रुपये। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत हो रही है। 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है। इतने ज़्यादा पावर कट्स हो रहे हैं कि श्रीलंका के पावर मिनिस्टर ने ऑफिशियल से कहा है कि सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट जल रही है उन्हें बंद कर दो, बिजली बचाने के लिए। कुकिंग गैस की सप्लाई अब हफ्ते में सिर्फ एक बार आ रही है, और गैस सिलेंडर के दाम 4200 रुपये हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्राइसिस सिर्फ एक फैमिली की वजह से? नो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के पीछे एक रीज़न तो नहीं हो सकता। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे 2 मेन रीजंस हैं। एक है टूरिज्म और दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट नाम का एक प्रोजेक्ट लेकर श्रीलंका यूएसए के पास गई, जहाँ के एनालिसिस ने ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, और जब श्रीलंका ने इंडिया को इन्वेस्ट करने को कहा तब इंडिया ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, और श्रीलंका को एडवाइस भी दी कि ये प्रोजेक्ट पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर श्रीलंका चाइना के पास गई और उनसे लोन लेके उन्होंने पोर्ट बनाया। एज प्रिडिक्टेड बाय एवरीवन, प्रोजेक्ट फेल हो गया, जो चाइना को भी पता था। चाइना की स्ट्रेटजी माइंड ब्लोइंग है। चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा लगाता है। चाइनीज़ कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पैसा चाइनीज़ बैंक लैंड करता है, और जब इकोनॉमी पर प्रेशर आता है तब चाइना वही प्रोजेक्ट चने के दाम पर उस कंट्री से खरीद लेता है। और ऐसे ही हम्बनटोटा पोर्ट, जो श्रीलंका को एक ट्रेड हब बना सकता था, वो भी फ्लॉप हो गया, और मजबूरी में उन्हें वो पोर्ट चाइना को 99 ईयर्स लीज पे देना पड़ा। इन सब रीजंस की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर गई थी,
और फिर एंट्री की कोविड ने। श्रीलंका जैसा देश जिसकी टूरिज्म जीडीपी 12.6% तक है, वो कोरोना की वजह से बिल्कुल ही गिर गई थी और ये क्राइसिस 2 साल तक चला। इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम होता गया और इंपोर्ट बढ़ता गया। एज अ रिजल्ट चीनी, शुगर, फ्यूल जैसी एसेंशियल चीज़ें खरीदने के लिए भी श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं बचे थे और इन्हीं सभी कारणों की वजह से इनकी करेंसी श्रीलंकन रुपी की वैल्यू भी तेज़ी से गिर रही है। पिछले महीने मार्च के शुरू में $1 200 श्रीलंकन रुपी के बराबर था। आज के दिन ये सेम कन्वर्जन रेट $1 300 श्रीलंकन रुपी पहुंच चुका है और इससे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्रेडिट लाइन श्रीलंका को दी जा रही है उसकी मदद से श्रीलंका देश अब सक्सेसफुली रिकवर कर पाएगा और अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला पाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।